वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अब सिफारती सतह पर एक अहम पेशरफ्त की जो कि सामने आ रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बड़ी बेहतरी देखने में आ रही है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च में पाकिस्तान के मौके पर अचानक सरप्राइजिंगली इमरान खान साहब को ख़त लिख दिया और कोरोना से सेहताब होने के हवाले से इमरान खान साहब ने अब जो ही थोड़ा उनकी तबीयत बेहतर हुई है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को ख़त लिख दिया और एक बार फिर भारत के साथ इस बात का इजहार किया कि हम पुराने ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि मसला कश्मीर समेत तमाम जो तस्वीर तलब तनाज़ात हैं उन पर बात की जाए, उन्हें हल किया जाए। बिल्कुल, और साथ साथ तजारती ताल्लुकात की बहाली के इम्कानात के बाद भारत से चीनी, कपास और धागा दरामद करने की तैयारी भी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से वजारत तजारत ने समरीज भी तैयार कर ली हैं जो आज मंजूरी के लिए इक्तिसादी राब्ता कौंसिल में पेश की जाएंगी। सऊदी अरब की बात करें तो 15 माह बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुल्तान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं में ताउन बढ़ाने और मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया है। साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल की भी बात की जाए तो एक बार फिर अफगान दोहा मुआहिदा खतरे में पड़ गया है। बिल्कुल, और इसमें अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा देखने में आ रहा है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में हार्ड ऑफ विश कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जिसमें वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दोहा मुआहिदे के हवाले से इस पर अमल दरामद पर जोर देते हुए वाज़ेह किया कि जामे मुज़ाकरात के अलावा अफगानिस्तान के मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं है। इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल बन रही है, इसी पर बात करते हैं। दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इसको कैसे देख रहे हैं, ये पेशरफ्त कैसी है। सबसे पहले तो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जो पेशरफ्त है इस पर ज़रा जन साहब की राय लेते हैं। जन साहब बहुत शुक्रिया, सुबह खैर आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छी पेशरफ्त है, हम तो हमेशा उसको वेलकम ही किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है बिकॉज मोदी इज बीन द वर्स्ट, आई शुड से हार्ड लाइनर व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप और खासतौर पर मुसलमानों की जानिब एंड देन पाकिस्तानियों की जानिब। फिर अचानक से ये मोहब्बत का पैगाम आ जाना वेलकमिंग तो है, लेकिन इसके पीछे राज क्या है? व्हाट डज मोदी वांट्स नाउ? असल में राज तो आपने जो पूरा ओवरऑल एक सिचुएशन बताई है ना पूरे खित्ते की, जिसमें अफगानिस्तान शामिल है, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, फिर और आपको पता चीजें हैं, ये सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में मिल बैठकर कोई मसला हल नहीं कर पाए। हमेशा कोई ना कोई बाहर से मदद मिलती है, कोई असिस्टेंस होती है, तब जाके ये बातचीत होती है। तो इस दफा हुआ तो ऐसे ही है, इसमें तो कोई ज्यादा उसमें तहकीक की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हुई है जो आज जो कल जवाबी खत गया है वज़ीर आज़म की तरफ से मोदी साहब को। उसमें उन्होंने आपको पता है मोदी ने अपने खत में जब मुबारकबाद दी थी 23 मार्च की, तो साथ ही टेररिज्म की बात की थी कि हमें ट्रस्ट फ्री एनवायरनमेंट और टेररिज्म फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान ने जवाबी तौर पे सही तौर पर कश्मीर का जिक्र कर दिया और दोबारा अच्छे एनवायरनमेंट का जिक्र कर दिया। तो एक लिहाज से ये बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच है। और कुछ लोग जो ये गलत तावील दे रहे थे कि वो जो हुई थी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की, कि शायद उसमें हमने कोई एक तरफा अपीजमेंट की पॉलिसी थी या हमने फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में ओब्वियसली आप उस वक्त बड़ी अहम जिम्मेदारियां भी आप देख रहे थे, उस वक्त भी इस किस्म की बात हुई थी और बज़ाहिर एक तासुर ये आता था कि जी सेटलमेंट कर ली जाए या सेटलमेंट कर ली गई है। आपको याद होगा ऐसा तासुर दिया जाता रहा उस वक्त भी, और अब भी एक ऐसा तासुर दी जाने की कोशिश की जा रही है कि जी शायद इस पर कुछ सेटलमेंट हो गई है। दो के अस्करी क़यादत भी और हमारी जो हुकूमत है उसने भी वाज़ेह किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जाहिर बात है यू नो समटाइम्स एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, ऐसा लगता है। तो अभी कोई ऐसा तासुर आपको भी मिल रहा है या हम इससे कैसे निकले कि नहीं पहले कश्मीर पे बात होगी और फिर बाद में बाकी मामलात पे बात होगी? ख्याल है कि सेटलमेंट हो नहीं सकती बगैर बातचीत के। अलबत्ता ये आप कह सकते हैं कि सेटलमेंट के लिए माहौल साजगार किया जा रहा है, ऐसी कोई बात तो मुमकिन है। लेकिन आप ये देखिए कि जो मुशर्रफ साहब का फार्मूला था उसमें भी जब कश्मीरियों से का रद्द अमल आया और पाकिस्तान में भी क्योंकि हमने एक एंकर जो है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें, अगर उनको हम छोड़ दें तो फिर हो जाएंगे कि जी हम कोई और फार्मूला लेकर आएंगे, वो तो फिर बाद की बात है जिसमें कश्मीरियों का मानना बहुत जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। अभी आप देखिए कि अभी जो तासर एक उभरा था उसमें एक जो रिएक्शन आया गिलानी साहब का मकबूजा कश्मीर से, और फिर जो कुछ जो पुराने मुजाहिदीन के कुछ लीडर हैं उनका, जैसे सलाउद्दीन साहब का जो रिएक्शन आया उससे, और पाकिस्तान में भी जो रिएक्शन आया उससे ये बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कोई फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता जिसमें कश्मीरियों की राय शामिल ना हो, जिसमें पाकिस्तान के अक्सरियत की राय शामिल ना हो।
तो मेरा ख्याल ये तो जब तक आप पार्लियामेंट में इस किस्म की चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, इस किस्म का कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा पाकिस्तानियों को इस बात का इत्मीनान रहना चाहिए कि कोई भी जितना भी कोई बड़ा लीडर आ जाए, जब तक अवाम को पहले कन्विंस ना कर ले, इस किस्म का कोई काम नहीं कर सकता। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे नहीं लगा, मैं दोनों तकरीरों में मौजूद था जो प्राइम मिनिस्टर ने की और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की, ये तासर मुझे नहीं मिला कि वो कोई ऐसा पहले से बात हो चुकी है। हाँ, ये तासर जरूर मिला कि कोई बैकग्राउंड में कोई पीछे और ताकतें और ये और मुहर्रिकात हैं जो दोनों मुल्कों को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दोनों मुल्कों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क खुद भी हमें समझना चाहिए कि अमन ही हमारे लिए मुस्तकबिल का रास्ता मुतय्यन करेगा, और अमन से ही यहाँ के 1.5 अरब लोग जो हैं वो चैन से जी पाएंगे, और उसके लिए बातचीत नहायत जरूरी है। जनाब साथ साथ अगर हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से भी बात करें, ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आ रही है। अभी जो 15 माह बाद टेलीफोनिक रब्ता हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान का और सऊदी वली अहद का, मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ है, दीगर मामलात पर बात हुई। आप समझते हैं कि दोबारा से दोनों मुल्क के दरमियान जो गर्म जोशी के ताल्लुकात हैं वो बहाल होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसका इम्कान मौजूद है और वो बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, बात यह है कि हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि इस दुनिया में अभी 2 ब्लॉक उभर के सामने आ रहे हैं। एक है चाइनीज रूसो ब्लॉक और दूसरा है अमेरिकन ब्लॉक। और हमें मालूम है कि कौन किस ब्लॉक के साथ मुंसलिक है। पाकिस्तान की पॉलिसी अच्छी है कि ये बैन चलने की कोशिश है पाकिस्तान की, जो कि अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाए, लेकिन किसी न किसी वक्त हमें कोई फैसला करना पड़ेगा। तो आप यूं समझिए कि जब यूएई और सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई मोहब्बत के पैगाम आए तो आप समझें कि आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और अगर वहां से कोई करख्तगी के मालूमात कोई पैगाम आता है तो उसका उलट आप समझ लें। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान की ये कामयाबी है खारजा पॉलिसी की कि चीन के साथ गहरे ताल्लुकात होने के बावजूद और CPEC पर काम जारी रखने के बावजूद अमेरिकन ब्लॉक के साथ थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा हमें वो नहीं इसमें पढ़ना चाहिए। देखिए, बात ये है, लेट्स गेट बैक टू द रीजनल, जो हम पहले बात कर रहे थे, जो रीजनल अफेयर्स हैं, उसमें ऑब्वियसली अफगानिस्तान के अंदर अमन से पूरे खित्ते का अमन जुड़ा है, हमें इस बात का अच्छे तरीके से मालूम है, और पाकिस्तान ने बड़ा सफर किया है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है इस अमन को वापस लाने के लिए। अब जो दोबारा से सूरत हाल बन रही है, जो अमन मुआहिदा खतरे में नजर आता है, उसके बाद आप मामलात को किधर जाता देखते हैं? और दूसरी जानिब आप जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी बड़ी वाइडेंट, बड़ी वाइब्रेंट रखी है पिछले कुछ अरसे में, और उसमें कामयाबी भी हुई है। हम दोनों अतराफ को साथ लेकर चले हैं। तो खासतौर पर अफगानिस्तान के तनाजुर में आप खित्ते का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है? देखिए जी, पाकिस्तान में तो हमारे चूंकि बहुत गहरे इंटरेस्ट हैं और उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल आप जो समझे कि इतना ही अहम है जैसे CPEC है, इस किस्म की कोई चीज है। तो इसमें ये जो अभी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई है, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा मुल्क इन्वॉल्व हैं, आपको पता है कम से कम 15 तो इसके मेंबर्स हैं, उसके बाद 17-18 इसके जो असिस्ट करने वाले ममालिक हैं। तो इतने बड़े फोरम पे बातचीत तो हो सकती है लेकिन फैसले नहीं हो सकते, ये बात बिल्कुल है। लेकिन जो फायदा हुआ है मेरे ख्याल में इसमें, हमें ये जो साइड लाइन मुलाकातें हुई हैं वजीर खारजा की ईरान के वजीर खारजा के साथ और लोगों के साथ, वो मेरा ख्याल बहुत अहम है। उसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने आपस में डिसाइड की होंगी। आपको पता है ईरान ने दौरे का भी दिया है, बुलाया है पाकिस्तान के वजीर खारजा को। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, और शायद वहां पर कोई इकोनॉमिक अगर ये सिस्टम देना चाहे अफगानिस्तान को, वो अफगानिस्तान का जो फ्यूचर का फैसला है मेरा ख्याल है कि वो रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, अफगान अवाम, ये जो मैंने 6 एंटिटीज गिनाए हैं, इनसे होगा। क्योंकि जब आप शामिल कर लेते हैं हिंदुस्तान को जी, और अगर आप मेरी असेसमेंट जाने तो अमेरिका को, तो वो वहां पर अमन नहीं चाहते मेरे भाई। अमेरिका अफगानिस्तान में अमन क्यों चाहेगा? लेकिन यहाँ पे हमेशा से एक मसला ये रहा है ना कि अफगानिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? जो अवामी मैंडेट है वो ऑब्वियसली मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है, वो तालिबान के साथ है काफ़ी हद तक, और जो इंतजामी फैसले हैं वो सो कॉल्ड सिटिंग गवर्नमेंट के पास हैं। तो उसमें एक कन्फ्यूजन हमेशा से रही है, और जाहिर बात है सिटिंग गवर्नमेंट का झुकाव भी भारत की तरफ से है ड्यू टू द फाइनेंशियल मैटर्स, और अमेरिका की तरफ रहा है ज़्यादा। वो खैर आप मुझसे ज़्यादा बारीकी समझते हैं, खैर इस पर बात होती रहेगी। जल साहब, थैंक यू वेरी मच आपके तजज़िये के लिए, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद, आपने इस अहम मौजू पर अपनी राय का इजहार किया। हम बात कर रहे थे रीजनल सिचुएशन के ऊपर। पाकिस्तान की बहरहाल एक बड़ी
वाइड ओपन किस्म की खारजा पॉलिसी रही है और पाकिस्तान ने इंगेज किया है सभी ममालिक को, लेकिन एक बार फिर हमें देखता होगा कि दोस्त और दुश्मन की पहचान बहुत ज़रूरी होती है। और कहा यह जाता है कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में ये चीज़ें देखनी होंगी, बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप